सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। तो क्या होता है यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर? वेदरिंग, टेम्परिंग और मोल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉग इन अ ब्रिक इज टू, ये हमने पहले भी बात करी थी इस बारे में कि फ्रॉग क्यों दिया जाता है। ब्रिक और मोटार की बॉन्डिंग जो है वो अच्छे से हो सके, इसलिए हम ब्रिक देते हैं, वो फ्रॉग देते हैं। बाकी ऑप्शन आपको हो सकता है सही लगे कि एडवर्टीजमेंट के लिए, ब्रिक का वेट कम करने के लिए, तो ये नहीं है। आपका सही ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट सैंड इन मोटार एट नॉर्मल ब्रिक वर्क। तो नॉर्मल ब्रिक वर्क में ध्यान रखिए 1:6 लेते हैं हम, और बाकियों की अगर बात करें प्लास्टरिंग में हमारा 1:4 होता है। गनीटिंग या जो शॉर्टक्रीट होता है, जो हम कंक्रीट का छिड़काव करते हैं, उसमें हम 1:3 लेते हैं। और ग्राउटिंग यानी कि जो हम क्रैक्स वगैरह भरते हैं, उसमें हम 1:1.5 लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा। द ब्रिक्स विच आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर बेसिक रिफैक्ट्रीज इन फर्नेस आर। तो ब्रिक्स बनाने के लिए फर्नेस में जो ब्रिक यूज़ की जाती हैं वो कौन सी होती हैं? मैग्नेसाइट ब्रिक होती हैं। ठीक है। द टाइप ऑफ डीके इन टिम्बर ड्राई रॉट इज ड्यू टू, तो किसकी वजह से आता है वो डीके जो ड्राई रॉट में आता है? दैट इज़ फंगस। फंगस की वजह से होता है। रिलेटिवली हाई वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ कॉमन ब्रंट क्ले ब्रिक इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करती है? हाई श्रिंकेज ऑफ ब्रिक, यानी कि अगर वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है तो इसका मतलब उसका श्रिंकेज हाई है। फॉर ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन वेयर वाटर टेबल इज़ हाई प्रीफर्ड सीमेंट मोटार प्रोपोर्शन इज। तो वाटर टेबल हाई होने की सिचुएशन में फाउंडेशन में हम क्या रेशो लेके चलेंगे सीमेंट मोटार का? दैट इज़ 1:3। तो ध्यान रखिएगा। हार्डनेस इज डिफाइंड एज, तो हार्डनेस क्या होती है आपकी? देखिए ऑप्शन नंबर सी, स्क्रैच इज इजीली मेड ऑन ब्रिक सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर नेल। तो इससे हम हार्डनेस पता करते हैं ब्रिक की। और ऑप्शन बी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? 2 ब्रिक्स आर टेकन एंड दे कैन बी स्ट्रक विद ईच अदर विदाउट ब्रेकिंग। तो ये वाला टेस्ट हम करते हैं साउंडनेस के लिए। तो ध्यान रखिए, बी होगा साउंडनेस के लिए और सी होगा हार्डनेस के लिए। इन ब्रिक मेजनरी, हाँ, तो मोटार स्ट्रेंथ और ब्रिक स्ट्रेंथ क्या होते हैं? बराबर होते हैं, या मोटार वाली ज़्यादा होती है या ब्रिक वाली ज़्यादा होती है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका कि मोटार स्ट्रेंथ और ब्रिक स्ट्रेंथ मैच करनी चाहिए, यानी बराबर होनी चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं। ब्रिक्स आर ब्रंट एट अ टेम्परेचर ऑफ, किस टेम्परेचर पे यहाँ पर ब्रिक्स को जलाया जाता है? तो 900 टू 1200 होगा यहाँ पे सही आंसर। और सीमेंट का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 1300 टू 1500। तो ध्यान रखिएगा दोनों को। प्लाईवुड इज ऑब्टेन फ्रॉम, प्लाई जो होती है हमारी वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? स्ट्रक्चरल टिम्बर से। ठीक, टिम्बर कैन बी मोर फायर रेजिस्टेंस बाय, तो टिम्बर को हम ज़्यादा फायर रेजिस्टेंट कैसे बना सकते हैं? ये यहाँ पर सर एबल प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसमें क्या करते हैं हम? टिम्बर को पहले तो क्लीनिंग होती है बाहर से, उसका सरफेस क्लीन करते हैं, उसके बाद इसको एक सॉल्यूशन होता है कैल्शियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट का हो सकता है, अमोनियम सल्फेट का हो सकता है, तो उस सल्फेट में इसकी कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो ऐसा करने से टिम्बर हमारा ज़्यादा फायर रेजिस्टेंट बन जाता है। क्रैक्स इन अ ट्री में डेवलप ड्यू टू, क्रैक्स किस वजह से आ सकते हैं? स्टॉर्म, ड्राइंग ऑफ कोर, फ्रॉस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए स्टॉर्म आपको पता होगा, ये आंधी तूफान को कहते हैं। फ्रॉस्ट भी आपको पता होगा, ये जो ज़्यादा ठंड हो जाने की वजह से जब बर्फ़ जम जाती है हमारी किसी सॉलिड सरफेस पे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है, इन सभी की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं एक ट्री में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। द पर्पस ऑफ सीजनिंग ऑफ वुड इज टू, क्या पर्पज़ है हमारा सीजनिंग करने का? दैट इज़ मॉइस्चर कंटेंट हमारा रिड्यूस हो सके। सैप वुड क्या होते हैं? तो डिसइंटीग्रेशन कॉज्ड बाय फंगाई जो है वो हमारा रॉट आता है, एक डिजीज़ होता है। अब ब्रांच बेस एम्बेडेड इन टिम्बर, इसको हम नॉट बोलते हैं। और आउटर लेयर जो होती है किसी लॉग की, किसी भी वुड में, उसको हम सैप बोलते हैं, जो बाहर का उसका छिलका होता है। ठीक, टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फायर रेजिस्टेंट बाय, अभी मैंने बताया था आपको कि किसी सॉल्यूशन में डुबो के हम उसको फायर रेजिस्टेंट बना सकते हैं। तो दैट इज़ अमोनियम सल्फेट, यहाँ पे दे रखा है, सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू, तो सीजनिंग क्यों की जाती है? जो सैप होता है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर इज अबाउट, तो ये इसकी वैल्यू देखिए 0.5 × 10⁴ से लेके 1 × 10⁴ तक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, इसके बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक, प्लाईवुड इज़ यूज्ड फॉर, प्लाईवुड हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं इन चारों में से? तो पैनलिंग यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि पैनलिंग आपने देखा होगा, वॉल पैनलिंग सुना होगा आपने कि जो दीवारों के बाहर प्लाई लगा देते हैं हम। ठीक है, तो वहाँ पे प्लाई यूज़ करते हैं हम पैनलिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इज़ यूज्ड फॉर टेनिस रैकेट, तो ये तरह तरह की वुड दे रखी हैं आपको, तो आपको बताना है कि टेनिस रैकेट के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि स्पोर्ट्स के लिए हम मुलबेरी यूज़ करते हैं, तो टेनिस रैकेट आपका स्पोर्ट्स रैकेट में ही आता है, स्पोर्ट्स में आता है, सॉरी, रैकेट तो टेनिस के साथ होगा। तो टेनिस रैकेट यहाँ पर मुलबेरी से बनाया जाएगा। और बाकियों की बात करें अगर, तो बबूल आपका एग्रीकल्चरल टूल्स के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और टीक जो वुड होती है वो आपकी बोट्स के लिए, बोट्स में जो भी लकड़ी यूज़ होती है। फर्नीचर के लिए आप वीजा सेल यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये बाकी भी पता होनी चाहिए। इन ब्रिक मेजनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस्ड बाय लेइंग अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स इन ईच कोर्स इज नोन एज, तो ये आपका डबल फ्लेम्स बॉन्ड हो जाएगा। और वहीं अगर हेडर्स और स्ट्रेचर जो है सिर्फ एक फेस से दिखें, फ्रंट फेस से, तो वो सिंगल फ्लेम्स बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, दोनों तरफ से दिखे तो डबल हो जाता है। द थिकनेस ऑफ वॉल फॉर यूजिंग स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मेजनरी इज 90 mm, ध्यान रखिए कम से कम 90 mm होनी चाहिए स्ट्रेचर बॉन्ड यूज़ करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज फॉर हर्टिंग ऑफ थिकर वॉल्स, तो हेडर्स हम यूज़ करते हैं इस काम के लिए। अ क्वीन क्लोजर इज़ अ, तो
क्वीन क्लोजर क्या होता है, आप ऑप्शन नंबर सी देखिए डायरेक्ट, इसमें क्या है, ब्रिक हैविंग द सेम लेंथ एंड डेप्थ एज द अदर ब्रिक्स बट हाफ द ब्रेड्थ। तो इसका मतलब क्या है कि लेंथ और डेप्थ तो उस ब्रिक की सेम रहेगी और ब्रिक्स की तरह, लेकिन जो ब्रेड्थ है या विड्थ है, जो चौड़ाई है वो आधी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड क्वीन क्लोजर। मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फ्लेम बॉन्ड कैन बी यूज्ड, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 1.5 ब्रिक। ठीक है, जो हमारी वॉल की थिकनेस है वो कम से कम 1.5 ब्रिक होनी चाहिए, तभी हम सिंगल फ्लेम्स बॉन्ड यूज़ कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन ब्रिक लेइंग फॉर लिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग मोटार एंड फॉर फॉर्मिंग जॉइंट्स इज, तो ट्रावल आपको ध्यान रखना है, ये हम यूज़ करते हैं इस काम के लिए। एक्सपेंशन जॉइंट्स इन मेजनरी वॉल्स आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ ग्रेटर देन, तो कितना होना चाहिए हमारी वॉल, कम से कम 40 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम एक्सपेंशन जॉइंट्स देते हैं। द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मेजनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड्स इज, हैवी लोड के लिए हम यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। अ मोटार जॉइंट इन मेजनरी विच इज नॉर्मल टू द फेस ऑफ वॉल इज नोन एज क्रॉस जॉइंट, यहाँ पे सही आंसर होगा आपका। द सिलेंडरनेस रेशो फॉर मेजनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से ज़्यादा, क्योंकि रेशो है तो यहाँ पे इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इन केस ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल फाउंडेशन द मोस्ट सुटेबल मेथड टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी, तो बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे पोर सॉइल को रिप्लेस करना होता है इन केस ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल फाउंडेशन, ध्यान रखिएगा। द फाउंडेशन विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट हैवी लोड्स थ्रू स्टील कॉलम, तो कौन सी होती है, ग्रिलेज फाउंडेशन, ध्यान रखिएगा। द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन क्लेई सॉइल, तो देखिए दोनों चीज़ें ध्यान रखिए, आइसोलेटेड फाउंडेशन और क्लेई सॉइल, इनके लिए मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट कितना होता है, 65 mm। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। द टाइप ऑफ पाइल विच इज़ ड्रिवन एट एन इंक्लिनेशन टू रेजिस्ट इंक्लाइंड फोर्स, तो इंक्लाइंड फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इंक्लाइंड डाली जाने वाली कौन सी पाइल है, दैट इज़ बेटर पाइल, ध्यान रखिए। इंक्लाइंड फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए जो इंक्लाइनेशन पे डाली जाती है, ठीक, तो बेटर पाइल सही आंसर होगा। द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्लेई सॉइल कितनी होती है, 0.9 मीटर, ठीक है, या फिर 900 mm भी हम कह सकते हैं। द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्लेई सॉइल इज, तो अभी देखो वहाँ पे आइसोलेटेड था, यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन आ गया, तो यहाँ पे आपका कितना है, 65 से लेके 100 mm तक। द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ वाटर लॉग सॉइल कैन बी इम्प्रूव बाय, तो किस वजह से हम इसकी इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज ड्रेनिंग द सॉइल को ड्रेन करके। डेप्थ ऑफ द आर्क इज द, तो क्या डेप्थ होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंटरडोज एंड एक्स्ट्राडोज, बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। इंटरडोज और एक्स्ट्राडोज के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी को हम आर्क की डेप्थ बोलते हैं, ठीक। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्क सैंड बॉक्स मेथड इज यूज्ड फॉर, सैंड बॉक्स मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, अब देखिए सेंटरिंग तो होता है लेकिन स्ट्रिकिंग ऑफ सेंटरिंग यहाँ पे सही आंसर होगा, आप सेंटरिंग पे मत कर देना क्लिक, ठीक है। पिस्ट एंड स्लोपिंग रूप्स आर सुटेबल फॉर, तो किसके लिए सुटेबल होती हैं, कोस्टल रीजन के लिए। The type of roof which slopes in two direction with a break in the slope on each side is known as gambrel roof, आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर ऐसे ही मकान बनते हैं जिनकी रूफ गैम्ब्रल होती है, और इंडिया में आपको देखने को कम मिलेगा, वहाँ पे बर्फ़ वगैरह ज़्यादा गिरती है तो इसलिए वो वैसा यूज़ करते हैं। तो जो दोनों तरफ जिसमें स्लोप होता है उसको हम गैम्ब्रल रूफ बोलते हैं। मैंसर्ड रूफ इज़ द रूफ विच स्लोप्स इन, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर डी देखिए, मैंसर्ड रूफ में क्या होता है, 4 डायरेक्शन विद ब्रेक इन द स्लोप ऑन ईच साइड, ठीक है, चारों डायरेक्शन में क्या होगा, ब्रेक इन द स्लोप ऑन ईच साइड, हर एक साइड में स्लोप होगा, ठीक। कपल क्लोज रूफ इज सुटेबल फॉर मैक्सिमम स्पैन ऑफ, कितना स्पैन होना चाहिए, 4.5 मीटर। द फंक्शन ऑफ क्लीट इन अ रूफ ट्रस इज, तो रूफ ट्रस में हम क्लीट देते हैं तो उनका काम क्या होता है, टू प्रिवेंट द पर्लिन्स ऑफ फ्रॉम टिल्टिंग, टिल्टिंग आपको पता होगा किसी चीज़ के मुड़ जाने को कहते हैं बेसिकली, तो पर्लिन्स को टिल्ट होने से बचाने के लिए हम क्लीट्स देते हैं रूफ ट्रस में, ठीक है। द टर्म स्ट्रिंग इज यूज फॉर, स्ट्रिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, एक स्लोपिंग मेंबर होता है जो कि सपोर्ट करता है स्टेप्स को सीढ़ियों में, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट शुड बी 12, और मिनिमम नंबर की बात करें तो 3। क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि मिनिमम पूछा है तो वो 3, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम आपका हो जाएगा 12 और मिनिमम हो जाएगा 3। आगे बात करते हैं, सम ऑफ ट्रेड एंड राइज मस्ट लाइज बिटवीन, किन के बीच में आना चाहिए, तो ये आपको पता होगा, जैसे ये हमारी स्टेयर होती है तो ये वाला आपका ट्रेड में आ जाता है, ये वाला राइज में आ जाता है, तो इनका सम, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 400 से लेके 450 के बीच में, ठीक है। मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी, तो मिनिमम जो विड्थ है लैंडिंग की वो स्टेयर की विड्थ के बराबर होनी चाहिए, इक्वल टू द विड्थ ऑफ स्टेयर। इन एनी गुड स्टेयर केस द मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच रिलेटिवली शुड बी, अब हम जनरली क्या करते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम पढ़ते हैं 25 एंड 40, तो ऑप्शन ए क्लिक मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे पहले मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो रेस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है, पहले आपका 40 आएगा फिर 25, ऑप्शन नंबर डी। हाफ टर्न स्टेयर्स आर द स्टेयर्स विच चेंज द डायरेक्शन थ्रू, तो अपना डायरेक्शन कहाँ चेंज करते हैं वो 180 डिग्री पे, इस तरह से जाएंगे 90 पे यहाँ घूमेंगे फिर 90 पे, ठीक है, तो 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 180 डिग्री, ठीक है। डॉग लेग्ड स्टेयर्स, ये इसी का एग्जांपल है हाफ टर्न स्टेयर का, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नॉइजिंग इज द आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ आ, ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल रहा है अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई कर रखी है, ये जैसे स्टेप्स होते हैं तो इसमें आपने देखा होगा हल्का सा एज दिया जाता है ट्रेड में, ठीक है, इसी को नॉइजिंग बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रेड।
आगे बढ़ते हैं। द लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पीस ऑफ अ शटर इज नोन एज बॉटम रेल। आसान क्वेश्चन है, ठीक। इन 10 DS20 DS रेफर्स टू, क्या मतलब है यहाँ पे DS का? सिंगल शटर डोर। द अप्रॉक्सीमेट रेशो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट एट 7 days एंड 28 days, यानी कि एक कॉन्क्रीट हमारे पास, तो 7 days में उसकी स्ट्रेंथ जो है और 28 में जो है उनका रेशो कितना होना चाहिए? दैट इज़ 2:3। इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ तो 7 दिन में अगर वो 20 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ अटेन कर रहा है तो 28 days में कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए, तभी उसका रेशो 2/3 मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। द अप्रॉक्सीमेट रेशो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 15/30 सेंटीमीटर कॉन्क्रीट सिलेंडर टू दैट ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सेम कॉन्क्रीट, यानी एक ही तरह के कॉन्क्रीट के लिए हम क्या करेंगे? दो जगह देखेंगे। एक तो है हमारे पास 15/30 का सिलेंडर और दूसरा है हमारे पास 15 सेंटीमीटर का क्यूब। तो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी कम होनी चाहिए? बेसिकली रेशो पूछा हुआ है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा 0.85 इनका रेशो होता है। इसका मतलब ये है कि सिलेंडर की स्ट्रेंथ कम होती है और क्यूब की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में पूछा जाए तो 17/20 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट सीजेज एट, किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर पूछा हुआ है। द फंक्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इज, तो फाइन एग्रीगेट का फंक्शन क्या होता है? टू असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग वर्केबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द मिक्सचर, to assist the cement paste to hold the coarse aggregate particles in suspension, to promote plasticity in the mixture and prevent possible segregation of paste and coarse aggregate। सारे ऑप्शन सही हैं। फाइन एग्रीगेट तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही आंसर होगा। बल्किंग ऑफ सैंड इज द, तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या है? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू मॉइस्चर विच कीप्स सैंड पार्टिकल्स अपार्ट, ठीक है। तो इसको हम बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। बेसिकली डेफिनेशन पूछी जाती है इस तरह से। गैप ग्रेडिंग इज वन, तो गैप ग्रेडिंग क्या है? इन विच वन और मोर इंटरमीडिएट फ्रैक्शन आर अब्सेंट, ठीक है। इसको हम गैप ग्रेडियंट बोलते हैं जब एक या उससे ज़्यादा इंटरमीडिएट फ्रैक्शन अब्सेंट होते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इन द मिक्सिंग वाटर इज डिस्ट्रक्टिव, तो लेड नाइट्रेट ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। एड मिक्सचर कुड बी यूज टू, एड मिक्सचर हम क्यों यूज़ कर सकते हैं? एक्सेलरेट इनिशियल सेटिंग ऑफ कॉन्क्रीट, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, इंप्रूव वर्केबिलिटी, या फिर सारे। तो ऑप्शन सारे यहाँ पे सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही हो जाएगा। फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एक्सेलेटर्स एक्सेप्ट, तो सारे यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं एज अ एक्सेलेटर सिवाय किसके? CaSO4 के, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एडिशन ऑफ पोजोलोना एड मिक्सचर रिजल्ट्स इन, तो क्या होता है पोजोलोना के ऐड करने से? वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन में रिडक्शन होता है, या फिर रेजिस्टेंस टू सल्फर अटैक, यानी कि इसमें बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही हो जाएगा। इन केस द कॉन्क्रीट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय पंपिंग द स्लम्प शुड बी, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है 75 से लेके 100 mm यहाँ पे स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। किस केस में? जब कॉन्क्रीट को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं पंपिंग के द्वारा। फॉर RCC स्लैब द स्लम्प ऑफ कॉन्क्रीट शुड बी, ये भी आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चन ध्यान रखना है। सेम है, देखिए 75 से लेके 100 mm, दोनों केस में आपको एक ही वैल्यू याद करनी है, दोनों में सेम रहेगा। सुपर प्लास्टिसाइजर्स रिजल्ट इन ग्रेटली इंक्रीज वर्केबिलिटी, ठीक है। रिजल्ट इन डिक्रीज टेंडेंसी ऑफ सेग्रीगेट, फैसिलिटेट प्रोडक्शन ऑफ फ्लोइंग कंक्रीट, सारे ऑप्शन सही हैं, तो जल्दबाजी में ए पे क्लिक ना करें, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही होगा। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट इज सेड टू बी अकर व्हेन, जब क्या होता है? ऑप्शन सी देखिए, सीमेंट पेस्ट राइजेज टू द सर्फेस ऑफ कंक्रीट, जब हमारे कंक्रीट के सर्फेस पे सीमेंट पेस्ट आ जाता है, ठीक है, तो राइज करता है यानी कि ऊपर आता है, तो उसको हम ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट बोलते हैं यहाँ पे। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, तो मिक्स प्रॉपर्टीज़ नहीं, इससे तो नहीं है, इस पर डिपेंड करती है, वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड करती है, साइज शेप और टेक्सचर पे तो करती है। इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वर्केबिलिटी इन सभी चीज़ों से डिपेंडेंट है, सभी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट किसी से भी नहीं है, ठीक। स्लम्प टेस्ट इज द मोस्ट वाइडली यूज फील्ड टेस्ट बिकॉज, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो क्यों? इट इंडिकेट्स द बिहेवियर ऑफ फ्रेश कंक्रीट अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ठीक है। ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ एपरेटस, ये भी ठीक है। इट मेजर कंसिस्टेंसी, देखिए तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे भी आपका ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू स्पेसिफाई द कॉन्क्रीट मिक्स इज बाय, क्या होता है? द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व ऑफ कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय टेस्टिंग द सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन अंडर यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एज कम्पेयर टू द स्टैटिक टेस्ट द डायनेमिक टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट गिव, तो डायनेमिक टेस्ट के कंपेयर में स्टैटिक टेस्ट में क्या होता है? पॉइजन रेशो हाई हो जाता है, ज़्यादा वैल्यू देता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। एज पर IS स्पेसिफिकेशन कॉन्क्रीट इज डिजाइनेटेड इन 2, किसमें? 7 ग्रेड्स में, 7 ग्रेड में हम कंक्रीट को डिज़ाइन करते हैं। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सिंपल क्वेश्चन है कि किसी भी कंक्रीट में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कितने होती है, तो दैट इज़ 10%, सही आंसर होगा आपका यहाँ पे। मान लीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 मेगापास्कल है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ 10 मेगापास्कल हो जाएगी। द इनइलास्टिक बिहेवियर ऑफ कंक्रीट इज ड्यू टू, तो कंक्रीट का जो इलास्टिक बिहेवियर होता है वो किस वजह से होता है? दैट इज यूज ऑफ एग्रीगेट को यूज़ करने से। फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन द मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब रिक्वायर्ड इन अ सैंपल आर, आसान क्वेश्चन है, 3 हम यहाँ पे सैंपल लेके चलते हैं, फिर बाद में उनका एवरेज निकाल देते हैं। द यूनिट वेट ऑफ RCC इज टेकन एज, कितना होता है? 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर 25 के न्यूटन पर मीटर क्यूब।
पीसीसी की बात करें तो 24 हो जाता है, दोनों वैल्यू ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट टू कंक्रीट? सीवेज वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, वेजिटेबल ऑयल या फिर अल्कोहल? अल्कोहल आपका सही आंसर होगा, वो सीमेंट के साथ कंक्रीट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक। Presence of algae in concrete reduces its strength, reduces its bond strength, causes a large entrainment of air। तीनों ऑप्शन सही हैं। एल्गी की वजह से स्ट्रेंथ भी कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, और एयर की एंट्रेनिंग बढ़ जाती है, ठीक। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही हो जाएगा। द एक्सटेंट एंड प्रोपिगेशन ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय, किस चीज़ से हम कंट्रोल कर सकते हैं? प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट बार, नहीं। इनकॉर्पोरेटिंग फाइबर इन द कंक्रीट, ये आपका सही आंसर होगा, कंक्रीट में फाइबर को ऐड करके या उसको कॉपरेट करा के, ठीक। लाइट वेट कंक्रीट इज़ यूज, तो पहले लाइट वेट कंक्रीट क्या होता है? जिसमें स्ट्रेंथ उसकी कम होती है। लाइट वेट का मतलब ये नहीं है कि वजन कम है, स्ट्रेंथ उसकी कम होती है, ठीक। तो आपने देखा होगा जो पार्टीशन वॉल होती हैं या फिर जो नॉन लोड बेयरिंग वॉल होती हैं जिन पे ऊपर से कोई लोड नहीं आ रहा होता है, तो वहाँ पे हम लाइट वेट कंक्रीट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लाइट वेट एग्रीगेट आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो लाइट वेट एग्रीगेट हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? दैट इज़ फ्लाई ऐश की सिंटरिंग से। सिंटरिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम हीट या प्रेशर के द्वारा फ्लाई ऐश से एग्रीगेट को हम प्रोड्यूस करते हैं, तो सिंटरिंग फ्लाई ऐश यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शॉर्टक्रीट इज डिपॉजिटेड बाय जेटिंग इट विद हाई वेलोसिटी ऑन द प्रिपेयर्ड सरफेस, ठीक है। इज फ्रिक्वेंटली मोर इकोनॉमिकल देन कन्वेंशनल कंक्रीट, ये भी सही आंसर है। इज वेरी यूजफुल फॉर रेस्टोरेशन एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज कंक्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है। तीनों ऑप्शन आपके सही है, बेसिकली डेफिनेशन दे रखी है अलग अलग फॉर्म में। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। टू मेक 1 cubic meter of 1:2:4 by volume concrete, the volume of coarse aggregate is, तो कितना होना चाहिए? देखिए न्यूमेरिकल है, तो इसको पहले समझ लीजिए आप। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में जो आपके पास वॉल्यूम दिया रहता है, मान लीजिए आपके पास वेट वॉल्यूम दे रखा है, ये वेट VW लिख रहा हूँ मैं इसको, ये आपके पास 100 मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जो हमारा ये ड्राई दे रखा है, जो ड्राई अगर 100 दे रखा है तो वेट में क्या हो जाता है यहाँ पे 54% बढ़ जाता है, तो दैट इज़ 154 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका वेट में, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब आपके सॉल्यूशन पे आ जाइए। यहाँ पे आपको दे रखा है 1 मीटर क्यूब का ड्राई वॉल्यूम, सबसे पहले आप वेट में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो दैट इज़ 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आप जो प्रपोर्शन है इनको ऐड कर देंगे, इनका समीशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 7, ठीक है। 1 + 2 + 4। आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे वॉल्यूम है वेट वॉल्यूम, उसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी के बिहाफ पे हम बाकी तीनों का जो भी है यहाँ पे यूज़ हो रखे, सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड वगैरह, इनका हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने 7 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पे कितना मिला, 0.22 मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये एक्चुअली सीमेंट की वैल्यू क्यों हो गई, क्योंकि सीमेंट का रेशो यहाँ पे 1 है, इसमें आप 1 की इंटू करोगे अगर 0.22 में तो आपको यही मिलने वाला है, ठीक। अच्छा, सीमेंट में हम क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे एक्चुअली ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जस्ट नॉलेज के लिए यहाँ पे डिटेल में किया हुआ है। तो सीमेंट को आप बैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब में आपके 30 बैग होते हैं, 30 की इंटू करेंगे यहाँ पे तो 6.6 बैग मिल जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट 7 बैग्स हो जाएंगे, ठीक। और सैंड की बात करें तो इस वाले जो रेशो में जो आपका आया 0.22, इसमें 2 की इंटू कर दीजिए तो आपको यहाँ पे सैंड का क्वांटिटी मिल जाएगा, और सेम ऐसे ही कोर्स एग्रीगेट का मिल जाएगा, ठीक है, 4 की इंटू करके। तो अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि कोर्स एग्रीगेट हमारा 0.88 मीटर क्यूब हो जाएगा और सैंड हमारा 0.44 मीटर क्यूब हो जाएगा। सीमेंट के बैग पूछे हो तो आप 7 बैग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ, ठीक है। तो सीमेंट में जो एफ्लोरेसेंस आता है किस वजह से आता है, देखिए एल्कलीज के जब बढ़ जाने से एफ्लोरेसेंस आ जाता है। ये क्वेश्चन आपसे दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, दैट इज़ एल्कलीज जो होते हैं हमारे KO2 NO2 वगैरह, केमिकल नेम दे देगा यहाँ पे, केमिकल फार्मूला दे देगा, तो उस बिहाफ पे भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों पता होनी चाहिए, एल्कलीज भी और KO2 भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर स्ट्रेंथ, क्यूब, सिलेंडर, स्प्लिट टेंसाइल और मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, इसमें किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? तो यहाँ पे क्यूब की सबसे ज़्यादा होती है, और उसके बाद अगर सीक्वेंस की बात करें तो सिलेंडर की उसके बाद होती है सेकंड नंबर पे, थर्ड पे आपका मॉड्यूलस ऑफ रप्चर आएगा, और फोर्थ पे स्प्लिट टेंसाइल। वाई इज सुपर प्लास्टिसाइजर एडेड टू कंक्रीट? टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ मिक्स वाटर, टू इंक्रीज द कंसिस्टेंसी, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉविंग। तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ये तीनों यहाँ पे पॉइंट सही हैं सुपर प्लास्टिसाइजर को ऐड करने के लिए, ठीक। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सीमेंट कंक्रीट इज क्या है, हमारी सीमेंट कंक्रीट इलास्टिक मटेरियल है, विस्कोइलास्टिक है, विस्कोप्लास्टिक है, या फिर ऑल आर क्रैक्ड। अब देखिए सीमेंट इलास्टिक मटेरियल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन विस्कोइलास्टिक यहाँ पे सही आंसर होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब हम इसमें पानी मिला देते हैं तो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, तो कुछ ना कुछ इसकी विस्कोसिटी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे इसको विस्कोइलास्टिक मटेरियल कहेंगे हम, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, ठीक है। तो कौन सा है, इलोंगेटेड, जो इलोंगेटेड एग्रीगेट होते हैं वो हमारे मैक्सिमम स्ट्रेंथ देते हैं कंक्रीट में, ठीक। इलोंगेटेड हमारे कैसे होते हैं, जो थोड़ा सा लेंथ जिनकी ज़्यादा होती है, जो थोड़ा इस फॉर्म में होंगे हमारे, ठीक, इस तरह से वो इलोंगेटेड में आ जाएंगे, ठीक। फ्लेकी में जो थोड़ा सा नुकीले हो जाते हैं, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन अ कंक्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव, क्या यहाँ पे सही आंसर होगा, रिडक्शन इन वॉइड्स। ग्रेडिंग क्यों की जाती है, ताकि वाइड हमारे कम हो सके।
द स्लम वैल्यू फॉर आरसीसी बीम्स स्लैब्स एंड वॉल्स इज कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ 15। और बाकी की बात करें तो प्लेन फुटिंग के लिए हमारे पास 10 होनी चाहिए, और हैवी मास कंक्रीट के लिए 5, और वाइब्रेटेड कंक्रीट के लिए 7.5। ठीक है, सारे पता होने चाहिए आपको। द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस करता है ये, स्मॉलर क्रीप एंड श्रिंकेज, इंप्रूव्ड फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, ग्रेटर डेंसिटी एंड स्मॉलर परमेबिलिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज, तो क्या है वो, यहाँ पे है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एडेड एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग के टाइम जो हम वाटर ऐड करते हैं वो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर होता है श्रिंकेज का। ठीक, पेंट्स विद द वाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ, वाइट लेड वाला जो पेंट होता है वो कहाँ पे सुटेबल होता है, वुड वर्क के लिए। ठीक है, लकड़ियों पे पेंट करने के लिए बेस्ट माना जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर इज, लीटर में बताना है, तो 1 kg डिस्टेम्पर में हम 0.6 लीटर वाटर यूज़ करते हैं। एमएल में पूछा जाए तो 600 ml हो जाएगा। द व्हीकल यूज्ड इन केस ऑफ एनामेल पेंट्स इज यूजुअली, वर्निस यहाँ पे ध्यान रखिए, वर्निस हम यूज़ करते हैं। ठीक, पीवीसी इज, तो पीवीसी क्या है, थर्मोसेटिंग मटेरियल, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक या रिजिड प्लास्टिक। पीवीसी आपका थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ, ये चीज़ें भी आप देख लीजिए, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। अब इनसे 5 क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि मैंने आपको इसमें एक ही स्लाइड में प्रेजेंट कर दिया। पीवीसी क्या होता है आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीईटी क्या होता है, पॉलीएथिलीन टेरेफेलेट। पीई होता है आपका पॉलीएथिलीन। सीपीवीसी होता है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पीपीएफ होता है पॉलीप्रोपिलीन फाइबर। तो ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी आ सकती है। ग्लास इज ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजन ऑफ सिलिका पोटास एंड सोडा एट ओवर। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, और बेसिकली यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। हो सकता है आपको ये पूछे कि ग्लास किन चीज़ों का कंपोजिशन होता है, तो सिलिका पोटास सोडा, ध्यान रखिएगा। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर आपका 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए जी, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा।